हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अंबुज पाठशाला में। तो इस वीडियो में हम लोग झारखंड डिप्लोमा टू डिग्री एग्जामिनेशन 2026 के लिए सब्जेक्ट मैथ का यानी कि मैथमेटिक्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। पीवाईक्यू सीरीज का पीवाईक्यू सीरीज हमने शुरू किया है और हमने पिछला वीडियो में पार्ट 1 कर लिया है। ये हमारा पार्ट 2 होने वाला है। जी हाँ, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं पार्ट 2 साफ साफ लिखा हुआ है। इससे पहले वाले वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। अगर अभी तक आपने पहला वीडियो नहीं देखा हो तो जा करके उसको देख लीजिए। और इसमें हम लोग जो बाकी के बचे हुए 25 क्वेश्चन है पीवाईक्यू 2025 का, उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, हम लोग पीवाईक्यू सीरीज कर रहे हैं और हम लोगों ने स्टार्ट किया है सब्जेक्ट मैथ से, और मैथ का 2025 का पीवाईक्यू हम लोग कर रहे हैं, जिसमें कि मैंने आपको 25 क्वेश्चन ऑलरेडी करा दिया है लास्ट वीडियो में। उसको जाकर के आप लोग देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसमें हम लोग बाकी के बचे हुए 25 क्वेश्चन को देखने वाले हैं, जो कि हमारा इस पार्ट 2 होने वाला है। ठीक है, तो चलिए वीडियो को बिना देरी के शुरू करते हैं। उससे पहले हमारे चैनल पर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड वीडियो को सभी फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट इस चैनल से जुड़ सके। हमारा पर्पज़ यही है कि फ्री ऑफ कॉस्ट, बिल्कुल फ्री में सभी बच्चों को D2D का एकदम अच्छे प्रकार से शानदार तरीके से तैयारी कराया जाए। तो आप लोगों से सिर्फ यही रिक्वेस्ट रहेगा, आपसे कोई फ़ी वगैरह या फिर कुछ भी नहीं मांगा जाता है। ठीक है, बस आप लोग क्या कीजिए कि मैक्सिमम स्टूडेंट को इस चैनल से, इस प्लेटफॉर्म से जोड़ने का प्रयास कीजिए, ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट क्लास को ज्वाइन कर सके। और जैसे ही एक बार मैक्सिमम स्टूडेंट जुड़ जाते हैं, सभी स्टूडेंट एक्टिव हो जाते हैं, उसके बाद हम लोग लाइव क्लास भी स्टार्ट करने वाले हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है। ठीक है, तो पिछला वीडियो में हमने 25 क्वेश्चन डिस्कस कर लिया था और मैंने उसमें कमेंट पढ़ा भी, कुछ स्टूडेंट ने कमेंट किया है। ठीक है, अपना नाम, उन्होंने अपना कॉलेज का नाम भी बताया है, और एक क्वेश्चन मैंने होमवर्क में दिया था, उन्होंने वो भी बताया है। तो अच्छी बात है। ठीक है, आपने रिस्पॉन्स किया है और आपके कमेंट के रिप्लाई दिया जाएगा। बट अभी हम लोग फिलहाल इसमें बाकी के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो चलिए बिना देरी किए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। अच्छा, उससे पहले एक बार फिर से बता दूं कि आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, दोनों को ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा। क्योंकि कोई भी लेटेस्ट न्यूज़ वगैरह आता है, जैसे फॉर्म फिलअप से रिलेटेड या फिर कुछ भी, तो सबसे पहले आपको वहीं पर सेंड किया जाता है, इसलिए ज्वाइन कर लीजिएगा। एंड आपका कोई भी पर्सनल डाउट हो, पर्सनल इश्यू हो, कोई भी पर्सनल बात करनी हो, कोई भी गाइडेंस चाहिए, तो उसके लिए आपको डिस्क्रिप्शन में ही इंस्टाग्राम पेज का लिंक दिया गया है, वहाँ पर फॉलो कर लीजिएगा और आप लोग डीएम कीजिएगा, डीएम के रिप्लाई आपको किया जाएगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को शुरू करते हैं और बाकी के क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो चलिए 125 नंबर वाला क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं क्या था। देखिए यहाँ पर 125 नंबर वाला क्वेश्चन ये था, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा इज इक्वल टू, बोला था कि साइन 180 डिग्री प्लस थीटा किसके इक्वल आएगा। तो इसको समझिएगा बहुत ही आसानी से और इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। इसके लिए हम लोग सबसे पहले बनाएंगे ग्राफ। ठीक है, तो आप लोग इस मतलब कॉपी में ग्राफ को बना लीजिए, पेन पेपर लेके बैठे होंगे आई होप। तो कॉपी में ग्राफ को बनाइए और ये चीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। ये हमारा एक्स एक्सिस हो गया और ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। देखिए शुरू यहाँ से होता है तो यहाँ पर आता है हमारा 0 डिग्री, और फिर वाई पर आते आते यहाँ पर बन जाता है हमारा 90 डिग्री एंगल। कुछ इस प्रकार से एंगल बनता है ऐसा। ठीक है, ये 90 डिग्री एंगल हमारा बनता है। इसके बाद फिर यहाँ पर आ जाएगा तो ये 180 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक है, और यहाँ पर आएगा तो ये 270 डिग्री यानी कि 270 डिग्री बनेगा। और पूरा जब एक चक्कर लगा लेगा, पूरा ऐसे सर्कल बना देगा, तो फिर से यहाँ पर आकर के बन जाता है 360 डिग्री। ठीक है, 360 डिग्री, इसको याद रखिएगा। अच्छा, इसको हम लोग बोलते हैं पहला चतुर्थांश यानी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको बोलते हैं दूसरा यानी कि सेकेंड, इसको बोलते हैं थर्ड, और इसको बोलते हैं फोर्थ। ठीक है, पहला चतुर्थांश, दूसरा चतुर्थांश, तीसरा चतुर्थांश और चौथा चतुर्थांश, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, अब यहाँ पर आपको नोट क्या करना है, नोट करना है कि जो जैसे आपका साइन कोस टैन, ठीक है, साइन कोस टैन तीनों ही आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तीनों ही हमेशा पॉजिटिव रहेगा, मतलब कभी भी माइनस में नहीं आपको मिलेगा। ना तो साइन माइनस मिलेगा, ना आपको कोस माइनस मिलेगा, ना टैन माइनस, कोई भी आपको माइनस में नहीं मिलेगा। ठीक है, सारे के सारे पॉजिटिव होते हैं। इसके बाद सेकेंड में याद रखिएगा कि आपका साइन पॉजिटिव होता है, सिर्फ साइन के लिए याद रखिए कि साइन आपका पॉजिटिव होता है। ठीक है, साइन आपका पॉजिटिव होता है सेकेंड क्वाड्रेंट में। ठीक है, इसके बाद जैसे ही थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएगा, थर्ड में, तो यहाँ पर सिर्फ आपका टैन पॉजिटिव होता है। क्या, सिर्फ टैन पॉजिटिव यहाँ पर आपका होता है थर्ड में। और फोर्थ में याद रखिएगा, फोर्थ में सिर्फ कोस पॉजिटिव होता है। क्या, कोस।
फर्स्ट वाले में सभी पॉजिटिव, सेकेंड वाले में सिर्फ साइन, थर्ड वाला में सिर्फ टेन और फोर्थ वाला में सिर्फ कोस। इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, ये आपका बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। बहुत सारे क्वेश्चंस में आपको ये कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फर्स्ट वाले में सभी पॉजिटिव, सेकेंड वाले में सिर्फ साइन पॉजिटिव रहेगा, बाकी सभी नेगेटिव, और थर्ड वाले में सिर्फ टेन पॉजिटिव रहेगा, और फोर्थ वाले में सिर्फ कोस पॉजिटिव रहेगा। और एंगल आपको समझ में आएगा, 0 से स्टार्ट होता है 0, फिर यहाँ पर आपका आ जाएगा 90, 180, 270 और यहाँ पर 360 पूरा जब सर्कल बना देता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग सोल्व करेंगे। क्या बोल रहा है, साइन 180 डिग्री प्लस थीटा। तो साइन 180 डिग्री प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा मतलब 180 में भी कुछ जोड़ रहे हैं, ठीक है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा हो रहा है, मतलब कुछ एक्स्ट्रा हो रहा है, ठीक है। 180 से मतलब कुछ ज़्यादा हो रहा है, तो 180 से कुछ ज़्यादा करेंगे तो हम लोग थर्ड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे ना। और थर्ड क्वाड्रेंट में हमारा साइन क्या होता है, साइन नेगेटिव होता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ टेन पॉजिटिव है, मतलब ये माइनस साइन थीटा के इक्वल आएगा। कि किसके इक्वल आएगा, माइनस साइन थीटा के इक्वल आएगा। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो ये किसके इक्वल होगा, माइनस साइन थीटा, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आया। 180 डिग्री प्लस थीटा था, 180 में कुछ भी हम लोग जोड़ेंगे तो हम लोग सीधा तीसरा चतुर्थांश में चले जाएंगे, और वहाँ पर हमारा साइन क्या होता है, नेगेटिव होता है, तो माइनस साइन थीटा हो गया, ठीक है। चलिए क्लियर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 126 अब देखिए क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन। क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन है कि कितने सॉल्यूशन होंगे, किसका, ऑफ x ग्रेटर देन 2 इन इंटीजर्स। यानी कि जब हम लोग इंटीजर्स में x ग्रेटर देन 2 लेकर के चलेंगे तो कितने सॉल्यूशन होंगे, आपको ये बताना है, ठीक है। हिंदी में देख लीजिए कि पूर्णांकों में x ग्रेटर देन 2 के हल की संख्या मतलब कितने हल होंगे ये आपको बताना है। 0 हल या फिर 1 हल या फिर 2 हल या फिर अनंत यानी कि इन्फिनाइट हल। तो देखिए सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए, इसको चाहे तो कॉन्सेप्ट के तौर पर भी लिख सकते हैं, बट आपको ये तो पता होगा इंटीजर्स क्या होता है, आपने पढ़ा होगा बहुत बारी, ठीक है। ये तो हम लोग मतलब बेसिक मैथ में पढ़ते हैं। इंटीजर्स क्या होता है, तो इंटीजर्स होता है जैसे देखिए इंटीजर्स ये होता है कि मतलब 0 के आगे भी बढ़ता है, 0 1 2 सॉरी यहाँ पर आपका रहेगा 2 3 ऐसे ही डॉट 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 इन्फिनाइट तक जाएगा प्लस में, और इधर भी माइनस में भी चलेगा, जैसे 0 तो -1 -2 डॉट 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 ऐसे ही माइनस इन्फिनाइट तक चलेगा। तो इंटीजर्स ये होता है, मतलब आपका माइनस में भी इन्फिनाइट तक जाएगा, प्लस में भी इन्फिनाइट तक जाएगा, ये इंटीजर्स होता है। लेकिन हमको यहाँ पर कंडीशन दिया है x ग्रेटर देन 2 के लिए, यानी कि यहाँ पर जो हमारा इंटीजर्स है सिर्फ हम लोग 2 से बड़ा लेंगे, वो भी पॉजिटिव वाले में। तो यहाँ पर पॉसिबल वैल्यू कितना हमारे पास निकल गएगा, अगर बात करें पॉसिबल इंटीजर्स की, सो यहाँ पर आप लोग लिख सकते हैं सो पॉसिबल इंटीजर्स, ठीक है, पॉसिबल इंटीजर्स। तो कितने आ जाएंगे, 2 से बड़ा लेना है ना, तो हम लोग 3 से ले सकते हैं, 3 से, तो 3 4 5 6 7 डॉट 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 ये इन्फिनाइट तक जाएगा। मतलब कितने हल होंगे, तो इन्फिनाइट, क्योंकि बहुत सारा हल है, इन्फिनाइट तक ये बढ़ते ही जाएगा। 2 से बड़े तो बहुत सारे हैं ना इंटीजर्स हमारे पास, प्लस में भी, तो इन्फिनाइट कितने हल होंगे, इन्फिनाइट। आई होप कि आपको समझ में आ गया। इंटीजर्स का मतलब क्या होता है कि प्लस में भी इन्फिनाइट तक जाएगा, माइनस में भी इन्फिनाइट तक जाएगा। हमसे बोला था कि x ग्रेटर देन 2 के लिए, यानी कि +2 के लिए, बड़ा इंटीजर्स के लिए, तो इसमें भी बहुत सारे हैं हमारे पास, अनंत तक जाएगा तो यहाँ पर अनंत हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल था, सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए कि इंटीजर्स किसको बोलते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन नंबर 127 देखिए क्या बोल रहा है, द सोल्यूशन सेट ऑफ दिस, और ये क्या है, x ग्रेटर देन 2 है और लेस देन और इक्वल टू 5 है। तो इसका हल समुच्चय आपको बताना है, x हमारा 2 से बड़ा है, 5 के बराबर या फिर 5 से छोटा है, ठीक है। एक्चुअली आपको कुछ नहीं करना है, आप लोग यहाँ पर ऑप्शन देख सकते हैं, इसको इंटरवल में लिखना है कि कहाँ से कहाँ तक इंटरवल होगा, ठीक है, यही आपको लिखना है। तो उसके लिए सबसे पहले कॉन्सेप्ट आप लोग समझ लीजिए और इस कॉन्सेप्ट को लिख भी लीजिएगा। अगर आपको सिर्फ और सिर्फ अगर आपको लेस देन या फिर ग्रेटर देन का साइन दिखे, ठीक है, अगर लेस देन या फिर ग्रेटर देन का साइन दिखे किसी भी नंबर पर, तो इसका मतलब ये है कि वो नंबर आपका इस इंटरवल में इंक्लूड नहीं होगा, वो नंबर आपका इंक्लूड या फिर बोल सकते हैं इंक्लूडेड नहीं है, ठीक है, नहीं है, ठीक है। और इसके लिए हम लोग स्मॉल ब्रैकेट का यूज करेंगे। लेकिन अगर आपको लेस देन इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन इक्वल टू दिख जाए, ठीक है, यहाँ पर नीचे ऐसा आपका बराबर वाला साइन भी, इक्वल टू वाला साइन भी देखने को मिलेगा, इसको बोलते हैं लेस देन इक्वल टू, इसको बोलते हैं ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर आपको ऐसा दिख जाए, इसका मतलब है कि वो नंबर भी इंक्लूड होगा, वो नंबर भी इंक्लूडेड है, ऐसा बोल सकते हैं,
वो नंबर भी इंक्लूडेड है जिस नंबर पे ये लगा हुआ है, ठीक है। और इसके लिए हम लोग बिग ब्रैकेट का यूज करते हैं, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया। अब बस इसी के बेस पर हम लोग इसको इंटरवल में लगा देंगे। जैसे यहाँ पर देखिए, इसको इरेज कर दूँ, यहाँ पर मैं इरेज करता हूँ, देखिएगा ध्यान से, आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग, यहाँ पर देखिए सिर्फ लेस देन का साइन है, ठीक है, सॉरी ग्रेटर देन का साइन है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ ग्रेटर देन का साइन है, मतलब यहाँ पर हमारा स्मॉल ब्रैकेट लगेगा, मतलब हमारा 2 इंक्लूड नहीं है। स्मॉल ब्रैकेट लगा दिए, लेकिन इधर देखिए लेस देन और इक्वल टू का साइन है, मतलब इधर हमारा बिग ब्रैकेट लगेगा। समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल था। तो ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा सी करेक्ट। समझ में आ गया। अगर सिर्फ लेस देन ग्रेटर देन का साइन आपको दिखे तो उसके लिए स्मॉल वाले का यूज करेंगे, इसका मतलब हमारा 2 इंक्लूड नहीं है, ठीक है, ये नंबर इंक्लूड नहीं है। और लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू दिखे, मतलब बड़ा वाला ब्रैकेट का यूज करेंगे, मतलब ये नंबर भी इंक्लूड है इस इंटरवल में। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। तो क्वेश्चन नंबर 128 देखिए क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं। बोल रहा है विच ऑफ द फ्लोइंग इज नॉट अ लीनियर इनइक्वालिटी इन वन वेरिएबल, ठीक है। हिंदी में भी पढ़ लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक चर में रैखिक असमानता नहीं है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बोल रहा है नॉट अ लीनियर इनइक्वालिटी, यानी कि कौन सा नहीं है हमको ये बताना है, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग समझिए, यहाँ पर आप लोग ये कॉन्सेप्ट लिख लीजिए, ठीक है, कि लीनियर इनइक्वालिटीज हम लोग किसको बोलते हैं, लीनियर इनइक्वालिटीज, ठीक है। इनइक्वालिटीज किसको बोलते हैं, तो जिसका जो हमारा वेरिएबल होता है, जैसे यहाँ पर वेरिएबल हमारे एक्स है, ठीक है, वेरिएबल यहाँ पर एक्स आपको दिख रहा होगा, वेरिएबल के पावर में 1 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, पावर 1 होगा, ठीक है, पावर 1 होगा, उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर इनइक्वालिटीज। तो वही बोल रहा है यहाँ पर क्वेश्चन में हमसे कि नोट अ लीनियर इनइक्वालिटीज, यानी कि कौन सा लीनियर इनइक्वालिटीज नहीं है, मतलब किसका पावर 1 नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए में देखिए एक्स के पावर में कुछ नहीं, मतलब 1 है, तो ये तो ऑप्शन होगा नहीं क्योंकि हमसे नोट बोला है, नोट वाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी देखिए, इसके एक्स स्क्वायर है, मतलब कि पावर में 2 है, तो ऑप्शन नंबर बी ही होगा करेक्ट। इसके अलावा देखिए ऑप्शन सी में एक्स के पावर में कुछ नहीं है, मतलब 1 है। ऑप्शन डी में एक्स के पावर में कुछ नहीं, मतलब 1 है। सभी के ऑप्शन में, ऑप्शन ए सी डी, सभी के एक्स के पावर में आपको कुछ नहीं देखने को मिलेगा, मतलब कि 1 है, ठीक है, मतलब वो हमारा लीनियर इनइक्वालिटीज है। और हमको बताना था कि लीनियर इनइक्वालिटीज कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। बहुत ही सिंपल था, छोटा सा कॉन्सेप्ट था कि लीनियर इनइक्वालिटीज हम लोग किसको बोलते हैं, जिसका पावर में 1 होगा। और हमसे पूछा था कि नोट अ लीनियर इनइक्वालिटीज, मतलब कौन सा पावर 1 वाला नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी में एक्स स्क्वायर है, मतलब में पावर मतलब कि पावर में 2 है, तो ऑप्शन नंबर बी ही हो जाएगा करेक्ट। बहुत सिंपल था क्वेश्चन था, ठीक है, ये आपको देखते ही सोल्व हो जाना चाहिए। इसके बाद चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर यहां पर आपको दिख रहा होगा कौन सा, क्वेश्चन नंबर 129, ठीक है, 129 देखिए क्या बोल रहा है। फाइंड द 10th टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यहाँ पर दिया गया है 5, 8, 11, 14 डॉट 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 ऐसे आगे बढ़ रहा है। समांतर श्रेणी, यहाँ पर समांतर श्रेणी दिया गया है 5, 8, 11, 14 डॉट 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 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। 10th टर्म हमको निकालना है कि 10th टर्म क्या आएगा। ऑप्शन आपको दिया हुआ है 4 ऑप्शन, क्या 32 आएगा, 35 या फिर 38 या फिर 41, कौन सा आएगा। तो देखिए ये आपका ये 10th क्लास का क्वेश्चन है, ठीक है। 10th क्लास का जो आपका चैप्टर है एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, उस वाले चैप्टर से ये क्वेश्चन पूछा गया। तो बहुत ही सिंपल है और ये आपने 10th में भी बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत ही सिंपल है। चलिए हम लोग इसको निकालते हैं। देखिए हमसे बोला क्या है निकालने के लिए, सबसे पहले लिख लेते हैं। हमको निकालना है 10th टर्म, क्या निकालना है, 10th टर्म, ये हमको निकालना है। और 10th टर्म को ही हम लोग लिख सकते हैं A10, ठीक है, इसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, मतलब ये 10वां टर्म है हमारा, 10वां पद है हमारा, A10 ऐसे लिख सकते हैं। तो यही हमको ज्ञात करना कि क्या आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने वाट का साइन लगा दिया। अब हमको गिवन क्या है, तो हमको गिवन है AP, यानी कि समांतर श्रेणी हमको दे रखा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दे रखा है, जो कि क्या है 5, 8, 11, 14, डॉट 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 ऐसे आगे बढ़ रहा है। ये हमारा एपी है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है, ठीक है। तो देखिए
अगर आपको याद हो तो इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को देख करके हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं, 10th क्लास में हम लोगों ने निकालना सीखा है। जो पहला टर्म होता है इसको हम लोग बोलते हैं A1, ठीक है, A1 ये हमारा पहला टर्म होता है, इसको हम लोग बोलते हैं A1 जो कि हमारा 5 है। ये अभी हमको काम आएगा, मतलब इसका हम लोग यूज करेंगे 10th टर्म निकालने में, इसीलिए मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो A1 हमारा कितना है, 5 है। इसके बाद D, हम लोग D निकालेंगे। डी क्या होता है हमारा, सार्व अंतर होता है, ठीक है, सार्व अंतर होता है हमारा, ठीक है। तो डी कैसे निकालते हैं, तो A2 में से A1 को घटा दीजिए, यानी कि अगला वाला पद में से पिछले वाले को घटा दीजिए, तो A2 माइनस A1 करेंगे, A2 माइनस A1। तो A2 कितना है 8, माइनस में 5 कर देंगे तो निकल के कितना आ जाएगा 3। ऐसे ही अगर 11 में से भी आप लोग 8 घटाइएगा तब भी 3 ही आएगा, 14 में से 11 घटाइएगा तब भी 3 ही आएगा। सार्व अंतर सभी के लिए सेम आता है, किसी भी अगले वाले पद में से पिछले वाले पद को घटा दीजिए तो सार्व अंतर हमारा सेम आएगा। इसको हम लोग डी से डिनोट करते हैं, ठीक है। चलिए, तो हम लोगों ने A1 निकाल लिया, D निकाल लिया, और हमको निकालना है 10th टर्म। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, अगर आपको याद हो तो चलिए मैं यहाँ पर आपको फॉर्मूला लिखा देता हूँ। ये फॉर्मूला आप लोग नोट कर लीजिए। एनवा पद के लिए, ठीक है, यानी कि AN के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है A प्लस N-1 इंटू डी। ये होता है हमारा एनवा टर्म के लिए, एनवा पद के लिए ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो हमको निकालना है A10, तो यहाँ पर N के जगह पर 10 रखेंगे, ठीक है। और ए हमारा A1 ही होता है, A1 एक्चुअली A ही होता है, जो कि हमारा 5 था, तो 5 लिखेंगे, प्लस N कितना है, हमको 10वां पद निकालना है, यानी कि N 10 ही होगा, तो 10 माइनस 1 इंटू में D अभी हमने निकाला था, कितना आया था, 3 आया था। तो इसको बस आप सोल्व कर लीजिए, हमारा 5 ऐसे ही रहेगा, और ये 10 में से घटेगा 9 इंटू में 3, तो यह जाएगा आपका 5 प्लस में 27, और जो इसको मतलब जोड़िएगा तो ये आपका आ जाएगा 32, यानी कि 32, जो कि ऑप्शन नंबर A है। समझ में आ गया। यहाँ पर यह वाला फॉर्मूला सिर्फ इम्पोर्टेंट था, एनवा पद के लिए ये फॉर्मूला है, ठीक है, इस फॉर्मूले को याद रखिएगा। चलिए, इसके बाद अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 130 130 क्या बोल रहा है कि व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म ऑफ द अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, और अर्थमेटिक प्रोग्रेशन आपको यहाँ पर दे रखा है 3, 7, 11, 15 डॉट डॉट ऐसे आगे बढ़ रहा है। समांतर श्रेणी आपको यहाँ पर दिया हुआ है कि प्रथम 20 पदों का योग। अब यहाँ पर देखिए, आपको पद निकालने के लिए नहीं बोला है, मतलब कि टर्म निकालने के लिए इस बार नहीं बोला है, इस बार बोल रहा है कि प्रथम 20 पदों का योग क्या होगा। फर्स्ट के 20 टर्म के जो 20 टर्म है उसका सम क्या होगा, मतलब जोड़ने पर क्या आएगा, पहले 20 पदों का योग। तो कैसे निकालेंगे, ये भी बहुत ही सिंपल है, ये भी हमने 10th क्लास में पढ़ा हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं, गिवन क्या है हमको, गिवन है हमको AP अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दिया है, जो कि क्या है 3, 7, 11, 15 और डॉट 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 ऐसे आगे बढ़ रहा है। तो इसको देख करके सबसे पहले हम लोग यहाँ पर A1 निकाल लेंगे, ठीक है, जो कि हमारा पहला टर्म होता है, ये 3 है। इसके बाद D निकाल लेंगे, जो कि हमारा क्या होता है, D = A2 माइनस A1, अभी तुरंत मैंने बताया था। तो 7 में से 3 घटा दीजिए, निकल के 4 आएगा, और सभी का अंतर आपको 4 ही मिलेगा। इसके बाद साथ ही हमको N भी गिवन है, N कितना पद बोला है, 20 पद, तो यहाँ पर N = 20। तो A1 3 है और D हमारा 4 है और N = 20 है। अब देखिए, इन पदों के योग के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, ठीक है, इसको हम लोग फॉर्मूला को नोट डाउन करेंगे, आप लोग फॉर्मूला को लिख लीजिएगा। जब भी आपको प्रथम 20 पदों का योग, प्रथम 30 पदों का योग, प्रथम 40 पदों का योग ऐसे बोलेगा, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं SN से, यानी कि सम ऑफ N पद, ठीक है। तो इसको बोलते हैं सम ऑफ N पद, यानी कि N पदों का योग, ठीक है। N पदों के योग के लिए होता है N/2 इंटू में 2A प्लस N-1 इंटू में D, ये होता है, ठीक है। इस फॉर्मूले को आप लोग नोट डाउन कर लीजिए, अगर जब भी आपको योग पूछेगा, ठीक है, प्रथम 10 पदों की योग, 20 पदों की योग, तो यही फॉर्मूला का यूज करेंगे, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं, हमसे कितना पूछा है, 20 पदों का, तो S ऐसे ही रहेगा, N के जगह पर 20 आ जाएगा, क्योंकि 20 पदों का हम लोग निकाल रहे हैं, और यहाँ पर N/2 है, मतलब कि 20 बटे में 2 आ जाएगा, और 2A, तो A हम लोगों ने अभी लिखा हुआ था, कितना था हमारे पास, A 3 निकला था, 3, यहाँ पर आप लोग देख भी सकते हैं, पहला पद ही होता है A। तो 2 इंटू में 3 प्लस में आ जाएगा N-1, तो N हमारा कितना है 20 में से घटाएगा तो कितना आएगा 19, तो मैं यहाँ पर डायरेक्टली 19 लिख देता हूँ, इंटू में D, D हमारा कितना था, D हमारा 4 था, ठीक है। बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए, इस 2 को मतलब 20 को 2 से डिवाइड लीजिएगा, तो यहाँ पर आपका आ जाएगा 10, और यह आ जाएगा आपका 3 दूनी के 6, और प्लस में अगर 19 को 4 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 76, ठीक है, 76।
इसके बाद आपका यहाँ पर 10 और इंटू में यहाँ पर ब्रैकेट है मतलब इंटू है 26 और 6 ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 82 और 82 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आपका 820 आ जाएगा, यानी कि 820। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। बहुत ही सिंपल था, समझ में आपको आ गया होगा क्लियरली। चलिए इसके बाद आगे देखिए, तो क्वेश्चन नंबर 131 देखिए क्या बोल रहा है। इफ सेट ए दिया है जिसमें कि 3 एलिमेंट है एंड सेट बी दिया है जिसमें कि 3 एलिमेंट है, देन ए यूनियन बी, जो आपको ये साइन दिख रहा है इसको हम लोग यूनियन पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, यूनियन। यदि समुच्चय ए दिया है और समुच्चय बी दिया है तो ए यूनियन बी क्या होगा, ये आपको निकालना है। देखिए सबसे पहले आप लोग यहाँ पर एक चीज नोट कर लीजिए कि जो हमारा सेट होता है, सेट कोई भी सेट ले लीजिए, सेट ए मान लीजिए मैं यहाँ पर लेता हूँ, ठीक है। इस ब्रैकेट के अंदर कभी भी हम लोग कोई भी मतलब यहाँ पर नंबर को रिपीट नहीं करते हैं। जैसे अगर एक बार हमने 1 लिख दिया तो फिर दोबारा 1 नहीं आएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। दोबारा 1 नहीं लिखते हैं हम लोग, सेट में कभी भी एक ही नंबर को रिपीट नहीं करते हैं। ये आप लोग नोट कर लीजिएगा कि सेट में सेम नंबर रिपीट नहीं होता, सेम नंबर हम लोग दोबारा नहीं लिखते हैं। इस बात को नोट कर लीजिएगा, ये हमारा यहाँ पर काम आने वाला है। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी का मतलब है कि सिंपल सेट ए और सेट बी में जितने भी एलिमेंट है सभी को जोड़ करके लिख दीजिए, वही हमारा ए यूनियन बी है। तो लिखेंगे सेट ए में हमारे पास है 1, 2, 3 ये है। अब सेट बी में है 2, 3, 4। तो अभी तुरंत मैंने आपको नोट लिखवाया था कि हम लोग सेट में नंबर को रिपीट नहीं करते हैं। तो 2 तो पहले हमारे पास यहाँ पहले से है हमारे पास, इसलिए 2 को नहीं लिखेंगे। 3 भी है इसलिए 3 को भी नहीं लिखेंगे, सिर्फ 4 को लिख देंगे। तो हमारे पास ऑप्शन नंबर डी आ जाएगा करेक्ट। समझ में आया। ए यूनियन बी का मतलब है कि सेट ए और सेट बी यानी कि दोनों समुच्चयों के सभी एलिमेंट को जोड़ करके लिख दीजिए। अब चूंकि हम लोग सेट में नंबर को रिपीट करते नहीं है इसलिए सिर्फ यहाँ पर हमारे पास 4 ऐड हो जाएगा। तो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट। सिंपल तरीके से समझ में आपको आ गया होगा। चलिए इसके बाद देखिए 132 नंबर वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए बोल रहा है कि इफ यहाँ पर आपको ए दिया है सेट ए एक्स और इसको हम लोग बोलते हैं सच डेट एक्स, सच डेट एक्स इज अ प्राइम नंबर लेस देन 10। एक्स क्या है, प्राइम नंबर है लेकिन 10 से छोटा है यानी कि लेस देन 10 है। देन ए, सेट ए हमारा क्या होगा ये आपको बताना है। यदि सेट ए यहाँ पर दिया हुआ है एक्स सच डेट एक्स 10 से कम एक अभाज्य संख्या है तो ए क्या होगा। अब यहाँ पर समझिए इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, सेट तो दे रखा है तो फिर हमसे यही क्यों मतलब फिर हमसे क्यों पूछ रहा है कि सेट ए क्या होगा। जो हमको सेट ए यहाँ पर क्वेश्चन में दिया है ना, जो हमको क्वेश्चन में सेट ए दिया है ये क्या है, ये हमारा सेट बिल्डर फॉर्म है। कौन सा, सेट बिल्डर फॉर्म। इसको हम लोग बोलते हैं सेट बिल्डर, ठीक है, बिल्डर फॉर्म, ठीक है, बिल्डर फॉर्म। और हमसे जो पूछ रहा है ये हमसे पूछ रहा है रोस्टर फॉर्म। जो ऑप्शन में हमको दिया है, जो आपको सारा ऑप्शन दिख रहा है ये हमारा रोस्टर फॉर्म है। कौन सा, रोस्टर फॉर्म, रोस्टर फॉर्म। तो क्वेश्चन एक्चुअली है सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। अगर आपको लैंग्वेज में ऐसे बोलेगा कोई सेट है, लैंग्वेज में बोलेगा कि x 10 से कम एक अभाज्य संख्या है, x 10 से बड़ा एक अभाज्य संख्या है, मतलब ये रोस्टर फॉर्म है। और यहाँ पर आपको नंबर लिखा हुआ मिलेगा जैसे 2, 3, 4, 5 कुछ भी, तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म है। तो इसी सेट बिल्डर फॉर्म को रोस्टर फॉर्म में लिख देना है, बस सिंपल सा है, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग लिखते हैं। तो सेट ए हमारे पास क्या आएगा, सेट ए इज इक्वल टू क्या आएगा, सेट ए इज इक्वल टू हमसे बोल रहा है कि x जो है 10 से कम अभाज्य संख्या है, तो अभाज्य संख्या लिखते हैं और 10 से हमको ज़्यादा नहीं जाना, 10 से हमको नीचे रहना है। तो 2 क्या है, अभाज्य संख्या है, 3 भी क्या है, अभाज्य संख्या है, 5 भी क्या है, अभाज्य संख्या है, 7 भी क्या है, अभाज्य संख्या है। इसके आगे क्या 9 अभाज्य संख्या नहीं, 9 3 से डिवाइड लग जाता है इसलिए अभाज्य नहीं है। इसके बाद आगे हमारा 10 आ जाएगा, ठीक है, तो 10 भी अभाज्य संख्या नहीं है और 10 से हमको आगे जाना नहीं है क्योंकि 10 से कम ही बोला है, लेस देन 10 बोला है। तो यही हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमारा क्या होगा 2, 3, 5, 7। तो ऐसा ऑप्शन आपको कहीं पर दिख रहा है 2, 3, 5, 7, ऑप्शन नंबर ए ही आपको दिख जाएगा। बहुत सिंपल था, सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना था। जो बोल रहा है बस उसी को लिख देना है आपको ऐसे ब्रैकेट में। समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल था। हमको बोला कि x 10 से कम एक अभाज्य संख्या है तो 10 से कम वाले जितने भी नंबर थे हमने ब्रैकेट में लिख दिया, बस सिंपल था, बहुत ही सिंपल होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए 133 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखिए बोल रहा है द नंबर ऑफ अ सबसेट ऑफ अ सेट विथ 4 एलिमेंट इज, यानी कि 4 तत्वों वाले समुच्चय के उप समुच्चयों की संख्या है।
ठीक है। मान लीजिए हमारे पास कोई एक सेट ए है, मान लेते हैं कोई एक सेट ए है, इसमें 4 एलिमेंट है 1, 3, 2, 3, 4। कोई भी 4 एलिमेंट आप लोग खुद से लिख सकते हैं, ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए लिया है, ठीक है। तो मैंने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर बता दिया कि एक सेट है, सेट ए है जिसमें कि चार एलिमेंट है। तो बोल रहा है कि द नंबर ऑफ सबसेट ऑफ अ सेट विथ 4 एलिमेंट, यानी कि 4 तत्वों वाले समुच्चय, ये 4 तत्वों वाला समुच्चय है के उप समुच्चय की संख्या, यानी कि इसके सबसेट के कितने संख्या होगा, सबसेट का कितना नंबर होगा, ये आपको बताना, कितने इसके मतलब सबसेट होंगे, ठीक है। तो ये आपको बताना है। तो यह इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ सबसेट। अगर हमको सबसेट निकालना है, नंबर ऑफ सबसेट, यहाँ पर मैं फॉर्मूला को लिख देता हूँ, नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू क्या होता है 2 के पावर में n, ठीक है। 2 के पावर में n क्या है, तो ये n यहाँ पर क्या है, तो n है एलिमेंट की संख्या, एलिमेंट की संख्या, ठीक है। ये आप लोग लिख लीजिएगा, एलिमेंट की संख्या है, एलिमेंट की संख्या, यानी कि सेट में कितने एलिमेंट है, जैसे यहाँ पर 4 एलिमेंट है तो यहाँ पर आ जाएगा 2 के पावर में 4, और 2 के पावर में 4 कितना होता है 16। तो दो फॉर्मूला आप लोग यहाँ, मतलब कि एक फॉर्मूला आप लोग नोट डाउन कर लीजिए कि नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू क्या आता है। अगर किसी सेट का हमको सबसेट की संख्या निकालना है तो ऐसे लिखेंगे नंबर ऑफ सबसेट इज इक्वल टू 2 के पावर में n, और n क्या है, जो हमारा सेट है, सेट में कितने एलिमेंट है, कितने तत्व है, वही होता है। तो यहाँ पर 4 है तो 2 के पावर में 4 इज इक्वल टू 16 आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन नंबर आपको सी दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर सी आपको यहाँ पर टिक कर देना है। चलिए इसके बाद अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 134 134 क्या है, द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ, यानी कि रिक्त समुच्चय निम्न का उप समुच्चय है। तो सबसे पहले आप लोग आंसर टिक कर लीजिए। जो हमारा एम्प्टी सेट होता है, एम्प्टी सेट ये हमेशा ही एवरी सेट का सबसेट होता है। अब कॉन्सेप्ट समझेंगे कि यहाँ पर लॉजिक क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है। देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि एम्प्टी सेट क्या होता है। एम्प्टी सेट क्या होता है, तो एम्प्टी सेट कुछ नहीं होता, जैसे मान लीजिए सेट ए है, हमारे पास सेट ए है जिसमें कि कोई भी एलिमेंट नहीं है, सिर्फ ब्रैकेट है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं एम्प्टी सेट। और इसी को हम लोग फाई से भी डिनोट करते हैं, फाई इज इक्वल टू कुछ नहीं रहेगा, सिर्फ ब्रैकेट रहेगा, अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है मतलब ब्लैंक है, अंदर कुछ भी नहीं है मतलब ब्लैंक है, लेकिन हमारे पास सिर्फ ब्रैकेट रहेगा। एम्प्टी सेट को ही हम लोग मैथ में फाई बोलते हैं। अगर कहीं पर आपको फाई देखे मतलब कि एम्प्टी सेट है। तो सबसे पहले आपको समझ में आ गया कि एम्प्टी सेट क्या होता है, कुछ नहीं होता है, खाली ब्रैकेट होता है, अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है, इसको हम लोग फाई से डिनोट करते हैं। अच्छा, इसके बाद आप लोग थोड़ा सा समझिए कि सबसेट क्या होता है, सबसेट, ठीक है। सबसेट क्या होता है ये आप लोग समझ लीजिए, इसके बाद आपको बताते हैं लॉजिक सबसेट क्या होता है। देखिए मान लीजिए हमारे पास कोई सेट ए है, कोई सेट ए है, तो सेट ए के सभी एलिमेंट, अगर सेट ए के सभी एलिमेंट, मैं यहाँ पर लिखता हूँ सेट ए के सभी एलिमेंट, मान लीजिए हमारे पास एक और सेट है सेट बी में भी हो, सेट बी में भी हो, ठीक हो, तो जो हमारा ए है, ए सेट ए इज अ सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा, सबसेट ऑफ सेट बी आ जाएगा, सबसेट ऑफ सेट बी, ठीक है। कहने का मतलब है हमारे पास दो सेट है, सेट ए और सेट बी, और सेट ए के सभी एलिमेंट बी में भी प्रेजेंट है, ठीक है, और बी के पास एक्स्ट्रा एलिमेंट भी है। तो ऐसे में हमारा जो सेट ए है सेट बी का सबसेट हो जाएगा, और हम लोग इसको ऐसे डिनोट करते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है। ये हमारे पास सबसेट का ये हमारे पास साइन होता है, ठीक है, ऐसे करके नीचे यहाँ पर इक्वल का साइन होता है, ठीक है। ऐसे यहाँ पर मैं आपको एक एग्जाम्पल से भी समझा देता हूँ। देखिए एक यहाँ पर एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल देखिए हमारे पास मान लेते हैं सेट ए है जिसमें कि 2 एलिमेंट है 1, 2, और सेट बी है हमारे पास, मान लेते हैं इसमें 4 एलिमेंट है 1, 2, 3, 4। तो मैंने क्या बोला था कि यदि सेट ए के सभी एलिमेंट सेट बी में भी हो और बी के पास एक्स्ट्रा एलिमेंट हो तो ए जो है बी का सबसेट हो जाएगा। तो इसको हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ए इज अ सबसेट ऑफ बी। इस प्रकार से सबसेट क्या होता है समझ में आ गया, एम्प्टी सेट क्या होता है समझ में आ गया। अब यहाँ पर हमसे क्वेश्चन में पूछा था द एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ, तो यहाँ पर आप लोग नोट कर लीजिएगा हमेशा ही कि एम्प्टी सेट हमेशा एवरी सेट का सबसेट होता है। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पर अगर कोई सेट है अगर मान लीजिए कोई सेट है, इसमें कुछ नहीं है मतलब ब्लैंक तो है ही, मतलब कि फाई तो है ही, इसीलिए ये हर एक सेट में रहेगा और ये हर एक सेट का सबसेट बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा। मैंने यहाँ पर एम्प्टी सेट समझा दिया, सबसेट समझा दिया, और आप लोग ये नोट कर लीजिएगा हमेशा ही कि जो हमारे एम्प्टी सेट होता है फाई हमेशा ही एवरी सेट का सबसेट होता है, क्योंकि सभी में फाई तो कॉमन मिल ही जाएगा। मतलब अगर कोई हमारे पास सेट है तो उसमें कुछ नहीं तो कॉमन है ही, कुछ नहीं तो कॉमन है, सीधी सी बात है कि इसमें फाई तो रहेगा ही, और ये एक्स्ट्रा एलिमेंट भी अगर है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो समझ में आपको आई होप कि आगे होगा। अगर फिर भी अगर डाउट रहा होगा तो कमेंट कीजिएगा, या फिर आप लोग इंस्टा पर डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं। चलिए
इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 135, यूनिवर्सल सेट मीन्स, सार्वत्रिक समुच्चय का अर्थ है। यूनिवर्सल सेट किसको बोलते हैं? एक्चुअली यहाँ पर आपसे डेफिनेशन पूछ रहा है, 4 ऑप्शन आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो याद रखिएगा जो हमारा यूनिवर्सल सेट होता है, अ सेट कंटेनिंग एवरीथिंग अंडर डिस्कशन, मतलब चर्चा के अंतर्गत सभी चीजें समग्राहित करने वाला ही समुच्चय क्या होता है? सार्वत्रिक समुच्चय होता है, यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है। यह हमेशा ही याद रखिएगा, ये थ्योरी टाइप का है, डायरेक्टली आपको याद रखना है, ये यूनिवर्सल सेट का डिफिनेशन है। अ सेट कंटेनिंग एवरीथिंग अंडर डिस्कशन, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल सेट बोलते हैं। यहाँ पर कोई भी लॉजिक या फिर कॉन्सेप्ट आपको समझाने लायक है नहीं। चलिए इसके बाद अगला है हमारे पास 136 नंबर वाला क्वेश्चन, व्हाट इज द कॉमन रेशियो ऑफ द जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन? दिया हुआ है 81 27 9 3 डॉट डॉट ऐसे आगे बढ़ रहा है। गुणोत्तर श्रेणी जो कि यहाँ पर दिया हुआ है का सार्व अंतर क्या है? देखिए आपने 10th क्लास तक सिर्फ एपी पढ़ा है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, लेकिन जैसे ही आप लोग 11th में आते हैं, 11 12th में, तो आपको यहाँ पर जीपी पढ़ने को मिलता है, जीपी, ठीक है। जैसे एपी है वैसे ही जीपी है, इसको हम लोग बोलते हैं जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन। अब यहाँ पर जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन का हमसे कॉमन रेशियो निकालने को बोला है, यहाँ पर हमको ये दे रखा है। तो जीपी हमको दिया है, जीपी इक्वल टू 81 27 9 3 डॉट डॉट ऐसे बढ़ रहा है। तो हमको क्या निकालना है? हमको निकालना है सार्व अंतर यानी कि कॉमन रेशियो। तो कॉमन रेशियो को हम लोग डिनोट करते हैं स्मॉल आर से, ठीक है, स्मॉल आर से, और हमको यही निकालना है। याद रखिएगा कॉमन रेशियो को हम लोग स्मॉल आर से डिनोट करते हैं। स्मॉल आर कैसे निकालेंगे? तो आर इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है, आर इज इक्वल टू होता है A2 अपॉन में A1, ठीक है, A2 अपॉन में A1, यानी कि अगले वाले पद में से पिछले वाले पद को डिवाइड कर दीजिए, तो हमारे पास आ जाएगा 27 अपॉन में 81। तो इसको आप लोग जब मतलब डिवाइड लगाइएगा तो 1 अपॉन में 3 आ जाएगा, ठीक है, 1 अपॉन में 3। तो यही हमारा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, समझ में आ गया। तो सार्व अंतर यानी कि कॉमन रेशियो निकालने के लिए अगले वाले पद में से यानी कि A2 को A1 से क्या कर दीजिए? डिवाइड कर दीजिए। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। चलिए इसके बाद 137, ठीक है, क्या बोल रहा है? इफ द 5th टर्म ऑफ एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज 20, यानी कि 5वां टर्म क्या है? 20 है, देन द 10th टर्म इज यहाँ पर एंड द 10th टर्म इज 35, व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस? क्या बोल रहा है कि यदि किसी समांतर श्रेणी का 5वां पद 20 है और 10वां पद 35 है तो सार्व अंतर क्या होगा, यानी कि डी क्या होगा, ये पूछ रहा है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर एपी है, एपी का सार्व अंतर को हम लोग डी से डिनोट करते हैं, ठीक है, क्योंकि अभी मैंने आपको कराया था। तो हमको जो भी दिया है सबसे पहले लिख लेंगे, गिवन क्या क्या दिया है? हमको दिया है 5th टर्म यानी कि A5 ये किसके इक्वल दिया है? ये दिया है 20 के इक्वल। और A5 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, A5 को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं A1 प्लस में 4D, ठीक है, A1 प्लस में 4D ऐसे लिख सकते हैं। पहला पद प्लस में 4D, यही तो होता है हमारा 5वां पद, ठीक है, यही तो होता है 5वां पद, इज इक्वल टू 20। इसको हम लोग इक्वेशन 1 मान लेंगे, इतना आप लोग नोट डाउन कीजिए। इसके बाद आगे क्या लिखेंगे? इसके अलावा हमको क्या गिवन है? इसके अलावा हमको गिवन है 8 10 भी दे रखा है, 10वां पद यहाँ पर देख सकते हैं। तो 8 10 इज इक्वल टू कितना दिया है? 35 दिया है, 35। और 8 10 को लिख सकते हैं A1 प्लस में 9D, ठीक है, A1 प्लस में 9D इज इक्वल टू 35। इसको हम लोग इक्वेशन 2 बना लेंगे, ठीक है, इक्वेशन 2। अब 2 इक्वेशन आ गया। अब क्या करेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को क्या करते हैं? आपस में जोड़ते या फिर घटाते हैं, ठीक है। तो चलिए इक्वेशन 1 हमारे पास क्या था? यहाँ पर करते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से। इक्वेशन 1 था हमारे पास A1 प्लस में 4D इज इक्वल टू 20, ये था इक्वेशन 1। और इक्वेशन 2 क्या था? A1 प्लस में 9D इज इक्वल टू 35, यही था। तो अब यहाँ पर क्या करेंगे? हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है। तो माइनस करते हैं, यहाँ पर माइनस माइनस का साइन आ जाएगा, ये हो जाएगा हमारा कैंसिल, और यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 5D इज इक्वल टू माइनस का आ जाएगा 15। तो D इज इक्वल टू आ जाएगा हमारे पास 3, माइनस माइनस आपस में कैंसिल हो जाएगा, D इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3। तो हमको यही तो निकालना था, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। समझ में आपको आ गया? बहुत ही सिंपल था, जो भी हमको दिया था उसको हमने लिखा और उसके अकॉर्डिंग इक्वेशन बनाया, इक्वेशन 1 को हमने आपस में घटा दिया तो हमको डी मिल गया, बहुत ही सिंपल था। चलिए इसके बाद अगला 138 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म ऑफ द जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन? यहाँ पर दिया हुआ है गुणोत्तर श्रेणी जो यहाँ पर दिया हुआ है कि पहले 5 पदों का योग। अभी हमने एपी में निकाला था,
ठीक है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि समांतर श्रेणी में निकाला था योग, अब यहाँ पर गुणोत्तर श्रेणी में निकालना है, तो इसके लिए भी फॉर्मूला होता है। चलिए आपको बताते हैं। सबसे पहले जो भी दिया हो उसको आप लोग लिख लीजिए। हमारे पास जीपी गिवन है। जीपी क्या है? जीपी है 3,6,12 ऐसे डॉट 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 आगे बढ़ रहा है। तो इसको देख करके हम लोग क्या लिख सकते हैं? A1 लिख सकते हैं। A1 हमेशा पहला पद होता है जो कि यहाँ पर 3 है, और साथ में कॉमन रेशियो यानी कि R निकाल सकते हैं। ये कैसे निकालते हैं? तो A2 अपॉन में A1 होता है जो कि 3 निकल के आएगा। ठीक है, साथ में हमको N भी दिया हुआ है। कितने पदों को बोला है? 5 पदों को बोला है, मतलब N = 5। A1 मिल गया, R मिल गया, N मिल गया। ठीक है, चलिए अब फॉर्मूला लिखिए। आप लोग फॉर्मूला नोट डाउन कीजिए। मतलब जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में, ठीक है, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन में यानी कि जीपी में अगर प्रथम 5 पदों की योग, प्रथम 10 पदों की योग ऐसे बोले तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है? SN = ये जीपी के लिए याद रखिएगा, जीपी के लिए SN = A इंटू में R के पावर में N - 1, ठीक है, अपॉन में होता है R - 1, ये होता है। ठीक है, प्रथम n पदों का योग होता है ये जीपी के लिए। ठीक है, तो इसी फॉर्मूला का यूज करके हम लोग निकाल लेंगे प्रथम 5 पदों के योग। तो एस यहाँ पर हम लोग कर देंगे 5 पदों को निकालना है। ठीक है, इक्वल टू क्या आ जाएगा? ए कितना आया था हमारा? ए यहाँ पर आप लोग साफ साफ देख सकते हैं 3 है, तो 3 इंटू में आर कितना था हमारा? आर था 2। ठीक है, 2 पावर में एन यानी कि 2 के पावर में 5। ठीक है, क्योंकि हमारा एन 5 ही था, -1 और अपॉन में क्या आ जाएगा? R - 1 यानी कि 2 - 1। तो नीचे हमारा घट करके 1 आ जाएगा। 1 से डिवाइड लगाएंगे तो सिर्फ ऊपर वाला ही रहेगा। तो S5 = क्या आएगा? S5 = नीचे तो हमारा 1 हो गया था, ऊपर हमारा 3 इंटू में था 2 के पावर 5। 2 के पावर 5 का मतलब होता है 32 और माइनस में 1 था। ठीक है, तो 3 इंटू में 31 ये आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा? 93। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका आ जाएगा बी करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका आ जाएगा बी करेक्ट। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 139 देखते हैं क्या है। देखिए यहाँ पर 139, इन एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म इज दिया है Sn = 5n² प्लस में 3n, व्हाट इज द 7th टर्म? यदि एक समांतर श्रेणी यानी कि एपी में यदि पहले n पदों का योग दिया हुआ है जो कि ये है, ठीक है, यहाँ पर दिया हुआ है, तो 7वां पद क्या होगा ये हमसे पूछ रहा है। तो जो भी दिया हुआ है सबसे पहले उसको लिख लेंगे, गिवन करके लिख लेंगे हमको क्या क्या दिया हुआ है। ठीक है, तो प्रथम n पदों का योग दिया है Sn = क्या दिया है? Sn = 5n² प्लस में 3n ये दिया है, और साथ में हमसे पूछा क्या है? देन हमको निकालना क्या है? निकालना है A7 = वाट, 7वां पद क्या होगा यही निकालना है। ठीक है, तो आप लोग यहाँ पर एक फॉर्मूला नोट कीजिए, नोट कीजिए क्या होता है? an का एक और फॉर्मूला होता है, an = Sn के टर्म में Sn - Sn - 1 ये होता है। ठीक है, an का एक और फॉर्मूला होता है हमारे पास किसके टर्म में? Sn के टर्म में, ये वाला फॉर्मूला। इसको मैं अच्छे से यहाँ पर सर्कल में लेता हूँ। हाँ, इसको आप लोग नोट कर लीजिए, ये फॉर्मूला है। an का हमारे पास 2 फॉर्मूला है। Sn के टर्म में हमारे पास होता है Sn - Sn - 1 ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलिए अब इसी फॉर्मूला का हम लोग यूज करेंगे। क्या करेंगे? नाउ यहाँ पर लिखेंगे नाउ। ठीक है, क्या करेंगे? हमको यहाँ पर दिया है Sn। ठीक है, Sn हमको दिया है Sn = 5n² प्लस में 3n यही दिया है ना। तो हम लोग क्या करते हैं? S7 निकालते हैं। ठीक है, 7वां पद निकालते हैं। ठीक है, प्रथम 7 पदों का योग निकालते हैं। तो S7 = क्या आएगा हमारे पास? S7 = तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ पर मतलब रखेंगे n के जगह पर में 7 रखेंगे, तो 5 इंटू में 7 का स्क्वायर प्लस में यहाँ पर 3 इंटू में क्या आ जाएगा? 7, तो हो जाएगा आपका 5 इंटू में ये आपका आ जाएगा 49 प्लस में 3 इंटू में 21। ठीक है, इसको आप लोग कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 245 और प्लस में ये आपका आ जाएगा 21, इसको जब ऐड कीजिएगा तो 266 आएगा। S7 हमने निकाला है, क्या निकाला है? S7 निकाला है। हमको Sn दिया हुआ था क्वेश्चन में ही, तो हमने S7 निकाला है। S7 क्यों निकाला है अभी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, S7 निकाल लिया। अब S6 भी निकालेंगे, उसको आप लोग नोट कीजिएगा। S6 भी निकालेंगे, तो S6 के लिए वही करेंगे, 5 इंटू में 6 का क्या आ जाएगा हमारे पास? स्क्वायर आ जाएगा प्लस में क्या आ जाएगा? यहाँ पर देखिए होगा 3 इंटू में 6 यही आएगा। तो 5 इंटू में ये आपका आ जाएगा 36 और प्लस में आ जाएगा आपका 18, इसको कीजिएगा तो ये आपका आ जाएगा 180 प्लस में आपका ये कितना आ जाएगा 18। ठीक है,
यहाँ पर 3 है ना, 3 इंटू में 6 18, तो इसको ऐड कीजिएगा तो कितना आपका आएगा, या आपका आएगा यहाँ पर ऐड कीजिए तो 8 और ये 9 और ये 1, तो 198 आएगा। ठीक है, 198। अब हमको निकालना क्या है, क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में हमको निकालना है सातवां पद यानी कि A7 निकालना है, A7। तो A7 कैसे निकालेंगे, अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था ना, AN इज इक्वल टू SN माइनस SN-1, यही वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो S7 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, N के जगह पर सिर्फ 7 रखते जाइए, S7 माइनस S7-1 यानी कि S7 माइनस S6, इसीलिए हमने S7 और S6 निकाला था। तो S7 कितना आया था हमारे पास, S7 आया था 266 और माइनस S6 कितना आया था 198 आया था, तो घटा दीजिए कितना आएगा 68। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी। समझ में आ गया, बहुत ही सिंपल था, सिर्फ एक फॉर्मूला था, ये जो आपको फॉर्मूला यहाँ पर दिखा है इसी फॉर्मूला का हमने यूज किया है, और बाकी जो हमको क्वेश्चन में दिया था उसी का यूज करके हमने निकाल लिया। चलिए इसके बाद आगे बढ़ते हैं, 140 नंबर वाला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या है, द सम ऑफ एन इन्फिनाइट जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन विथ फर्स्ट टर्म 4 एंड कॉमन रेशियो हाफ इज। प्रथम पद 4 दिया है और सार्वंतर यानी कि कॉमन रेशियो हाफ दिया है वाले अनंत गुणोत्तर श्रेणी का योग क्या होगा। अनंत बोला है, ठीक, और उसका सम बोला है यानी कि योग क्या होगा। तो सबसे पहले लिख लेते हैं हमको गिवन क्या है, लिखेंगे यहाँ पर गिवन है हमको A1 इज इक्वल टू 4 प्रथम पद, एंड हमको सार्वंतर यानी कि R दे रखा है जो कि हाफ है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो हमारा R है, R 1 से छोटा है, तो इसके लिए हमारा फॉर्मूला बदलेगा। ठीक है, तो SN इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है, SN इज इक्वल टू हमारे पास जनरली फॉर्मूला होता है A R के पावर में N-1 अपॉन में R-1, यही होता है। लेकिन यहाँ पर हमारे लिए फॉर्मूला बदलेगा। सबसे पहले देखिए कि हमको बोला है अनंत पद यानी कि S इन्फिनाइट हो जाएगा, N के जगह पर इन्फिनाइट, और यहाँ पर आ जाएगा A अपॉन में यहाँ पर आएगा 1 माइनस R। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जो यहाँ पर हमारा जो R है ना, R 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा है ना, तो फिर R में से कैसे घटा सकते हैं, क्योंकि R तो छोटा है, छोटा में से बड़ा कैसे घटा सकते हैं, इसीलिए हमारा फॉर्मूला चेंज हो जाएगा और A अपॉन में 1 माइनस R ये आएगा। ठीक है, अब बस कुछ नहीं कीजिए, वैल्यू को पुट कर दीजिए। तो S इन्फिनाइट इज इक्वल टू ऊपर था A हमारा 4 था, अपॉन में 1 माइनस R यानी कि हाफ, तो ये आपका कितना आ जाएगा 4 अपॉन में यहाँ पर हाफ बचेगा, तो ये ऊपर चला जाएगा 2 यानी कि 8 आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका करेक्ट। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए इसके बाद अगला देखिए, 141 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, द प्रोडक्ट ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर विथ इट्स कॉन्जुगेट इज ऑलवेज। किसी श्रमिक संख्या का उसके संयुग्म के साथ गुणनफल होता है। देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं और कॉम्प्लेक्स नंबर के कॉन्जुगेट को हम लोग जेड के ऊपर ऐसे इस प्रकार से डिनोट करते हैं। ठीक है, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्जुगेट है। अब कॉम्प्लेक्स नंबर और कॉम्प्लेक्स नंबर का ही कॉन्जुगेट, इन दोनों का अगर प्रोडक्ट निकालेंगे मतलब गुना करेंगे, ठीक है, तो हमारे पास क्या निकल के आएगा। तो याद रखिएगा कि हमेशा ही कॉम्प्लेक्स नंबर और उसके कॉन्जुगेट के साथ जब भी हम लोग प्रोडक्ट निकालेंगे मतलब गुना करेंगे, तो हमेशा ही रियल नंबर और नॉन नेगेटिव नंबर आता है, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में आएगा। मतलब ये रियल है, ठीक है, ये रियल है, याद रखिएगा रियल है, प्लस में नॉन नेगेटिव यानी कि कभी भी ये नेगेटिव नहीं आएगा, कभी भी माइनस में नहीं आएगा और कभी भी इमेजिनरी नहीं आएगा। जो भी नंबर आएगा या फिर जो भी प्रोडक्ट आएगा ये रियल रहेगा, ठीक है, वास्तविक रहेगा। तो वास्तविक और पॉजिटिव यानी कि हमेशा ही सकारात्मक आता है, इस बात को याद रखिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर और उसका कॉन्जुगेट का प्रोडक्ट। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, रियल एंड नॉन नेगेटिव, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये हमेशा ही याद रखिएगा, थ्योरी टाइप का था, बाकी मैंने समझा भी दिया कि ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर जेड है और इसके कॉन्जुगेट को हम लोग इस प्रकार से डिनोट करते हैं। जब भी आप लोग मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में कुछ भी आएगा जो कि रियल और हमेशा ही क्या रहता है, नॉन नेगेटिव रहता है, यानी कि हमेशा ही पॉजिटिव आएगा। चलिए इसके बाद 142 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 हैज। समीकरण, यहाँ पर जो ये समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 में है, मतलब क्या निकल के आएगा ये आपसे पूछ रहा है। 2 रियल रूट्स निकल के आएगा, 2 कॉम्प्लेक्स रूट्स निकल के आएगा या फिर 1 रियल रूट निकल के आएगा, क्या निकल के आएगा। तो चलिए हम लोग इसको सोल्व करेंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 0 है, तो 4 को उधर भेजेंगे तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस का 4 आएगा, और स्क्वायर को उधर भेजेंगे तो जाकर के उधर प्लस माइनस अंडर रूट में माइनस का 4 आ जाएगा। और इसी को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं प्लस माइनस, और 4 का रूट कितना होता है, 2 होता है, लेकिन यहाँ पर माइनस का 4 है इसलिए आयोटा आएगा। आयोटा क्या होता है, इमेजिनरी नंबर। जो हमारा माइनस होता है वो इमेजिनरी नंबर ही तो होता है। तो हमारे पास क्या ऑप्शन निकल के आएगा, 2
कॉम्प्लेक्स रूट्स, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। ठीक है, 2 कॉम्प्लेक्स रूट निकल के हमारे पास आएगा। ठीक है, आपको दिख रहा होगा प्लस में भी है, माइनस में भी है और कॉम्प्लेक्स है। आपको आयोटा दिख तो रहा है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर ही तो है। चलिए, समझ में आ गया और क्लियर। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 143 143 क्या बोल रहा है कि अंडर रूट में माइनस का 9 इज इक्वल टू क्या आएगा। सबसे पहले समझिए, अंडर रूट में 9 है तो इसका निकल के आएगा 3। ठीक है, अंडर रूट में 9 है तो बाहर आएगा रूट से तो 3 होगा। और यहाँ पर देखिए माइनस लगा हुआ है तो माइनस के लिए हम लोग लगाएंगे आयोटा। माइनस के लिए क्या लगाएंगे, आयोटा। इमेजिनरी नंबर के लिए होता है आयोटा। ठीक है, तो बस हो गया आंसर। तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, यही तो है। बहुत ही सिंपल था। रूट से सबसे पहले मतलब 9 को रूट से निकालेंगे तो 3 आएगा। अब चूंकि यहाँ पर -3 लगता, ठीक है, लेकिन उस प्रकार से हम लोग डिनोट कर सकते हैं, मतलब ये सही नहीं होता है, इसलिए हम लोग इसके लिए आयोटा लगाएंगे। ठीक है, कभी भी रूट से डायरेक्टली ऐसे -3 बाहर नहीं आएगा। अगर माइनस में अंडर रूट 9 है, माइनस में अंडर रूट 9 है तो माइनस का ऐसे 3 कभी भी बाहर नहीं आएगा। इस माइनस के लिए हमेशा ही आयोटा आएगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, आई होप कि क्लियर है। चलिए, इसके बाद 144 इफ जेड इज इक्वल टू, जेड क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। कॉम्प्लेक्स नंबर मतलब ये दिया है, देन री जेड इज, यदि कॉम्प्लेक्स नंबर ये है तो री जेड मतलब इसका क्या है समझिए। यहाँ पर आपका क्या है, री जेड का मतलब क्या है, रियल पार्ट। ठीक है, रियल पार्ट याद रखिएगा। तो जेड का रियल पार्ट कौन सा होगा, देखिए जेड इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा। मैंने आपको बताया था इसको हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं और हमेशा ही ये जो है हमारा, ये हमारा रियल पार्ट होता है और ये जो है हमारा, ये हमारा इमेजिनरी पार्ट होता है। तो हमसे पूछा रियल पार्ट, तो रियल पार्ट कौन सा होता है, ए। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। बहुत ही सिंपल था, सिर्फ आपको समझना ये था कि आर ई जेड का मतलब क्या है। यहीं पर स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। तो इसका सिंपल सा मतलब है रियल पार्ट पूछ रहा है। ठीक है, रियल पार्ट ऑफ जेड, तो रियल पार्ट ए होता है, बाकी ये हमारा इमेजिनरी होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, ऑल क्लियर। इसके बाद देखिए 145 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, द वैल्यू ऑफ दिस। तो इसका वैल्यू निकालना है। ठीक है, आयोटा वाला ही है। वैल्यू कैसे निकालेंगे, क्या है, 1 माइनस आयोटा का होल स्क्वायर, यही है। ठीक है, तो यही है। तो इसको हम लोग फॉर्मूला पर तोड़ देंगे। ठीक है, वो ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस क्या, बी स्क्वायर, यानी कि आयोटा का स्क्वायर माइनस 2ab। तो माइनस 2ab करेंगे तो माइनस का 2 आयोटा आएगा। तो 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 ही आएगा, आयोटा का स्क्वायर कीजिएगा तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा और माइनस का 2 आयोटा। ठीक है, 2 आयोटा। अब 1 प्लस, मैंने कल आपको बताया था कि आयोटा स्क्वायर है, उसका मतलब क्या है, आयोटा स्क्वायर है मतलब उसका वैल्यू होगा -1। तो यहाँ पर इस प्लस को हटाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे 1 - 1। आयोटा स्क्वायर का मतलब होता है -1 और माइनस का 2 आयोटा। ठीक है, माइनस का 2 आयोटा, तो ये हो जाएगा आपस में कैंसिल, इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 2 आयोटा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। बहुत ही सिंपल था। ठीक है, चलिए इसके बाद अगला देखिए 146 नंबर वाला, सेट ए दिया है, सेट बी दिया है, देन ए माइनस बी इज। सेट ए और सेट बी दिया है तो ए माइनस बी क्या होगा, ए माइनस बी का मतलब यहाँ पर है सेट ए में जितने भी एलिमेंट है सेट बी के एलिमेंट को निकाल दीजिए, यही होता है ए माइनस बी। ए माइनस बी मतलब कि ए में से बी के एलिमेंट को हम लोग निकाल रहे हैं। और जैसा कि मैंने बताया है कि सेट में नंबर रिपीट नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए सेट बी में क्या है, 3 है, 4 है, 5 है। तो हम लोग निकाल रहे हैं सेट ए में से सेट बी को। तो सबसे पहले 1 को लिख देंगे क्योंकि बी में 1 है नहीं, फिर 2 को भी लिख देंगे क्योंकि बी में 2 भी नहीं है, 3 है बी में तो 3 को नहीं लिखेंगे, 4 ए में है ही नहीं और 5 भी है ही नहीं, तो यही आ जाएगा। तो कौन सा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। बहुत ही सिंपल था। ए माइनस बी का मतलब है कि सेट ए में से सेट बी में जो भी एलिमेंट निकाल दीजिए। तो सिर्फ एक ही एलिमेंट सेट ए में है 3, तो 3 को निकाल दिए, बाकी को लिख दिए, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। सिंपल था। चलिए इसके बाद देखिए 147 नंबर वाला क्वेश्चन क्या है, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पावर सेट ऑफ ए कोमा बी इज। 2 एलिमेंट है इसमें, ए कोमा बी। ए कोमा बी के घात समुच्चय में तत्वों की संख्या, घात समुच्चय को बोलते हैं पावर सेट। जैसे मान लीजिए ये हमको दिया है ना, मान लेते इसको हम लोग सेट ए है, सेट इसको हम लोग मान लेते हैं कि ये हमारा सेट ए है और इसमें 2 एलिमेंट है ए कोमा बी। ठीक है, ए कोमा बी। अब इसके पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे ये बोल रहा है, पावर सेट में। ठीक है, तो पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे ये बोल रहा है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट ऑफ ए, इसके लिए फॉर्मूला होता है। ठीक है,
नंबर ऑफ एलिमेंट लिख लीजिए आप लोग, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द पावर सेट ऑफ ए, इसको हम लोग डिनोट करते हैं पावर सेट ऑफ ए, ठीक है। पावर सेट को हम लोग किससे डिनोट करते हैं, पावर सेट ऑफ ए इज इक्वल टू 2 के पावर में n, ठीक है। इसको हम लोग ऐसे यहाँ पर चाहे तो मोड लगा सकते हैं, ठीक है, ताकि नेगेटिव कुछ भी ना रहे, ठीक है। तो 2 के पावर में यहाँ पर n क्या है, कितने एलिमेंट है सेट में, तो 2 एलिमेंट है, 2 के पावर में 2 यानी कि 4। तो कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर आ जाएगा आपका डी करेक्ट, ठीक है। समझ में आया कैसे हुआ, क्या हुआ, आई होप कि ऑल क्लियर है, ठीक है। कुछ नहीं करना है, हमसे पूछ रहा था पावर सेट में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे ये निकालना था, हमको एक सेट दे रखा था। तो किसी भी सेट का पावर सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट निकालना है तो 2 के पावर में n कर दीजिए, यहाँ पर जितने सेट में आपके एलिमेंट दिए हैं उसको रख दीजिए, आपका आ जाएगा, ठीक है। बहुत ही सिंपल था। चलिए इसके बाद 148 नंबर वाला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज अ फाइनाइट सेट। क्या बोल रहा है, फाइनाइट, निम्नलिखित में से कौन सा परिमित समुच्चय है। फाइनाइट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले ये समझ लीजिए। परिमित का मतलब क्या था, फाइनाइट का मतलब होता है जिसको हम लोग गिन सके, जो अनंत नहीं है, जिसको हम लोग गिन सकते हैं, ठीक है, आसानी से, जो मतलब गिना जा सके उसी को बोलते हैं फाइनाइट। इनफाइनाइट का मतलब होता है अनंत, जिसको नहीं गिन सकते, जिसको काउंट नहीं कर सकते हैं, और उसके अपोजिट है फाइनाइट। तो फाइनाइट जिसको हम लोग गिन सकते हैं। तो बोला कि फाइनाइट सेट कौन सा है, तो समझिए इसको हम लोग ऑप्शन से ही समझ सकते हैं, बहुत ही सिंपल है। पहला ऑप्शन बोल रहा है द सेट ऑफ ऑल स्टार इन द स्काई, आसमान में जितने भी स्टार है यानी कि तारा है उसका सेट। तो आसमान में तो अनगिनत तारा है, अनंत तारा है, उसको हम लोग काउंट कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते हैं, मतलब ये हमारा फाइनाइट सेट नहीं होगा, ये तो इनफाइनाइट हो गया। इसके बाद अगला बोल रहा है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर का सेट, ठीक है, यानी कि प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। प्राकृतिक संख्या तो बहुत है, अनंत प्राकृतिक संख्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8, बहुत सारा है प्राकृतिक संख्या, अनंत है, तो ये भी हमारा इन्फिनाइट हो गया, तो ये भी नहीं होगा। इसके बाद अगला बोल रहा है द सेट ऑफ अ मंथ इन अ ईयर, तो एक साल में महीनों की संख्या, तो ये फाइनाइट है हमारा, इसको हम लोग गिन सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी, एक साल में कितना महीना होता है, 12 महीना होता है, 12 ही तो होता है, इसको हम लोग गिन सकते हैं। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 12 महीना होता है, तो इसको गिन सकते हैं, तो यही हमारा फाइनाइट होगा। इसके अलावा देखिए द सेट ऑफ इंटीजर्स, तो इंटीजर्स भी अनंत है, माइनस का 1 2 3 4, प्लस का 1 2 3 4, अनंत, उधर माइनस में भी अनंत, तो ये भी इन्फिनाइट है। तो ऑप्शन नंबर ए बी और डी आपका इन्फिनाइट है, उसको हम लोग काउंट नहीं कर सकते, लेकिन ऑप्शन सी को हम लोग काउंट कर सकते हैं, इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फाइनाइट का मतलब है जिसको हम लोग काउंट कर सकते हैं, वही सेट आपसे पूछा था। चलिए सेकंड लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास 149, इफ सेट ए आपको इस प्रकार से दिया है देन ए इज इक्वल टू, तो अभी तुरंत मैंने ऐसा क्वेश्चन कराया था। ये जो आपको दिया है, ये क्या दिया है आपको, सेट बिल्डर फॉर्म दिया है। कौन सा दिया है, सेट बिल्डर फॉर्म दिया है, आपको इसको कन्वर्ट कर देना है रोस्टर फॉर्म में। क्या बोल रहा है कि ए एक्स सच डेट एक्स बिलोंग्स टू एन, एन क्या है यहाँ पर, एन है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, एन हमारा नेचुरल नंबर है, ठीक है, नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृतिक संख्या, ठीक है। नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 4 डॉट 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 ऐसे इन्फिनाइट तक जाएगा, ठीक है, सिर्फ प्लस में 1 से लेकर के प्लस इन्फिनाइट तक, ये हमारा नेचुरल नंबर होता है। और जो हमारा एक्स है, एक्स यहाँ पर जो है एक्स इज लेस देन और इक्वल टू 5 है, यानी कि 5 के बराबर है या फिर 5 से छोटा है, ठीक है, मतलब 5 तक हम लोग ले सकते हैं। तो हमारे पास ए निकल के क्या आएगा, ए निकल के नेचुरल नंबर है, मतलब 1 से शुरू करेंगे, 1 2 3 4 5, 5 तक ही लेंगे, क्योंकि 5 के बराबर है या फिर 5 से छोटा है, तो 5 के बराबर है तो 5 को भी इंक्लूड कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू का साइन है, मतलब 5 को भी इंक्लूड कर सकते हैं, लेकिन 5 से आगे नहीं जा सकते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आपका करेक्ट। बहुत ही सिंपल था, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, और रिलेशन आर फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज सबसेट ऑफ, समुच्चय ए दिया है जिसमें 3 एलिमेंट है, समुच्चय बी दिया है जिसमें 2 एलिमेंट है, तो समुच्चय ए से बी तक का संबंध आर निम्न का उप समुच्चय है। निम्न का उप समुच्चय क्या है ये आपको पूछ रहा है, तो याद रखिएगा, नोट कर लीजिए आप लोग हमेशा ही, ये थ्योरी टाइप का है कि एनी रिलेशन आर इज ऑलवेज, हमेशा याद रखिएगा, ऑलवेज अ सबसेट ऑफ, ये हमेशा किसका सबसेट होगा, सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि सेट ए और सेट बी का जब आप लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालिएगा ना, तो ये हमेशा ही सबसेट आएगा, ठीक है, हमेशा ही सबसेट आएगा। तो वही पूछ रहा था, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर हो जाएगा कौन सा, सॉरी,
ऑप्शन नंबर यहाँ पर आ जाएगा सी करेक्ट। ठीक है, चाहे तो आप लोग निकाल के भी देख सकते हैं, अगर आप लोग बोलिएगा तो मैं इसको अगले वीडियो में निकाल के भी बता दूंगा। ठीक है, एक बार आप लोग निकाल के HW में इसको ट्राई कीजिएगा, क्योंकि मैंने इस बार HW में कुछ नहीं दिया, पिछले बार दिया था। ठीक है, तो फिलहाल तो आपको नोट ही याद रखना था, मेन कॉन्सेप्ट नोट ही था कि अगर कोई रिलेशन है, एनी रिलेशन आर, कोई रिलेशन आर है तो हमेशा ही ऑलवेज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी, यानी कि ए क्रॉस बी का हमेशा ही सबसेट होगा। तो वही हमसे पूछा था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, तो जो हमारा D2D का PYQ था, PYQ 2025, ठीक है, PYQ 2025 मैथ कंप्लीट हो गया। ठीक है, मैंने आपको 50 क्वेश्चन करा दिया 2 पार्ट में, पार्ट 1 और पार्ट 2 दोनों पार्ट को देख लीजिएगा। इसके बाद अगला वीडियो में हम लोग फिजिक्स का करेंगे। ठीक है, अगला वीडियो में हम लोग फिजिक्स का करेंगे। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। तो वीडियो को सबसे पहले लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको फ्री में इतने मेहनत के साथ पढ़ाया जा रहा है, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। और जैसा कि मैंने बोला है कि मैक्सिमम स्टूडेंट को जोड़िए, क्योंकि कोई भी पैसा या फिर फी आपसे नहीं लिया जा रहा है, तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मैक्सिमम स्टूडेंट को जोड़िए। और जैसे ही मैक्सिमम स्टूडेंट जुड़ जाते हैं, मैक्स स्टूडेंट हमारे चैनल पर आ जाते हैं और एक्टिव हो जाते हैं, ठीक है, तो उसके बाद हम लोग लाइव क्लास स्टार्ट करेंगे। और फिर से मैं बोल रहा हूँ कि सभी स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट वीडियो देख रहे हैं, आप लोग अपना नाम कमेंट करके बताइएगा, आप लोग कौन से कॉलेज में भी पढ़ रहे हैं या फिर आप लोग पास आउट हैं, ठीक है, और आपका कौन सा कॉलेज टारगेट है D2D के बाद। ठीक है, सभी कुछ आप लोग अपने बारे में बताइएगा। ठीक है, इससे यहाँ पर मतलब इंट्रोडक्शन वगैरह बढ़ता रहेगा, चिन्ह परिचय बढ़ता रहेगा। चलिए मिलते हैं अगला वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।